नमस्कार, आप सभी का जन टीवी उत्तराखंड में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका जांगड़। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री धामी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा भारत जोड़ो की जगह भारत समझो यात्रा निकाले राहुल। पीएम मोदी के कारण ही कश्मीर में निकाल सके रैली। हल्द्वानी की सड़कों पर उतरा कर्मचारियों का जनसलाह, पुरानी पेंशन को लेकर छेड़ा बड़ा आंदोलन। एनएमओपीएस के बैनर तले एकजुट होकर किया सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। डोईवाला में सैनिक संस्था का 16वां राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न, कार्यक्रम की सफलता पर पदाधिकारियों का किया सम्मान। आयोजन समिति से जुड़े पदाधिकारियों का किया सम्मान। मौसमी बर्फबारी न होने से सेब के काश्तकार हुए परेशान, सीमांतवर्ती क्षेत्र के किसानों को सताने लगी फसल, बर्बाद होने की चिंता आंखें पथराई, मौसम विभाग पर लगाई टकटकी। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम ने बदली करवट, चमोली जनपद में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में हुई बारिश। बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब में हिमपाल से बड़ी ठंडक। खबरें विस्तार से, और खबर उत्तराखंड के देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहां पर भाजपा ओबीसी मोर्चा प्रबुद्ध सम्मेलन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक देश में राज करने वाले कांग्रेस पार्टी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन देश से गरीबी तो नहीं, गरीब हटते चले गए। विपक्ष ने हमेशा हर वर्ग को केवल और केवल वोट बैंक समझने का घिनौना कार्य किया है। देश के साथ समझौता पर समझौता किया, देश को बांटने का कार्य किया। पिछड़ा वर्ग 70 सालों से हक हकूक के लिए लड़ता रहा। 955 में कालेलकर कमीशन ने अपनी सिफारिशें में ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता दिए जाने की बात कही। तब से कितनी ही कांग्रेस की सरकारें आई, लेकिन पिछड़ी जाति को न्याय नहीं मिला। उन्हें न्याय मिला तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में। रविवार को ऋषिकुल ऑडिटोरियम में आयोजित सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के कारण ही राहुल बाबा कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा निकाल सके। कहा कि कश्मीर में एक देश, एक विधान और एक निशान नहीं था। आतंकवाद चरम पर था। 70 वर्षों के जिद्दोजहद के बाद पूरे हिंदुस्तान में एक देश, एक विधान और एक निशान का सपना साकार हुआ। देश में निवेश लाने के लिए हाईवे हो या एयरपोर्ट हो या पोर्टों की संख्या 2014 के मुकाबले, अब हम 2014 से कुछ चीजों का जो है, अगर दोनों के बीच में अगर अंतर निकालेंगे तो हमको साफ दिखाई देगा कि 2014 के मुकाबले आज हर चीज दुगना, तिगुना और 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना की जो है सीधे सीधे वृद्धि हुई है। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर हल्द्वानी में एनएमओपीएस के बैनर तले हजारों कर्मचारियों ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने वाटिका बैंकेट हॉल से शहीद पार्क तक पुरानी पेंशन बहाली की मांग करते हुए जुलूस भी निकाला। और इस प्रदर्शन में एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु भी कर्मचारियों की आवाज को बुलंद करने के लिए हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार से कर्मचारियों के हित पर कदम उठाते हुए पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की है। होली त्योहार के चलते राजधानी देहरादून में रेलवे यात्रियों को जीआरपी पुलिस ने जागरूक किया। इस दौरान रेलवे स्टेशन पर अभियान चलाकर जीआरपी पुलिस ने ट्रेन के अंदर चेकिंग की। साथ ही यात्रियों को जागरूक करते हुए पुलिस ने गौरा शक्ति ऐप की जानकारी दी। वहीं जीआरपी थाना अध्यक्ष का कहना है कि होली के दौरान काफी आवाजाही लोगों की रहती है। अब ऐसे में लोगों को जागरूक करने के साथ ही चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। सबसे पहले तो हम जो होली का त्योहार अब आने वाला है, इसमें नशे को देखते हुए भी सामान को चेक कर रहे हैं, जिसमें हम लोग हैंड हेल्ड सेट और सभी को ब्रीफ करके अपने फोर्स को 1 बाय 1 कोच के सभी सामान को हम चेक करते हैं जिस पर शक होता है। दूसरे हम लोग गौरा शक्ति ऐप और जो उत्तराखंड पुलिस ऐप में जो 4 कांस्टेबल और 1 सब इंस्पेक्टर को नियुक्त किया गया है, उस टीम के साथ महिलाओं को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। डोईवाला के भानियावाला में स्थित गार्डन में 19 फरवरी को सैनिक संस्थान का 16वां राष्ट्रीय सम्मेलन राष्ट्रीय सैनिक संस्थान ने किया।
कार्यक्रम में उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम के सफल होने पर रविवार को आयोजन समिति से जुड़े तमाम पदाधिकारियों का सैनिक संस्था के द्वारा सम्मान किया गया और सभी सम्मानित सदस्यों के साथ लंच का भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा जिसमें गवर्नर साहब मुख्य अतिथि के रूप में आए थे, आचार्य लोकेश, पवन सिन्हा जी हमारे और जनरल साहब लोग, राजन छिब्बर जी। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा और पूरे देश भर से करीबन 200-250 लोग हमारे पास यहाँ आए थे। करीबन 22 राज्यों से लोग आए थे और उनका यहाँ पे पूरी जो व्यवस्था हुई बहुत अच्छा हुआ। तो ये जो सारी व्यवस्था हो पाई वो खाली इतनी जो अच्छी इफ़ेक्टिव जो टीम जो यहाँ पर थी, जो इसने 1-2 महीने से जो काम कर रही थी, ये हमने कहा ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उस पूरी टीम को परिवार के साथ यहाँ बुला करके उनका धन्यवाद हम करें, उनका सम्मान करें, क्योंकि बिना उनके एफ़र्ट्स के इतना सक्सेसफुल प्रोग्राम नहीं हो पाना था। उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में बढ़ाए जाएंगे 1825 बेड। देहरादून, हल्द्वानी और श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में बढ़ाए जाएंगे 875 बेड। हरिद्वार, रुद्रपुर और पिथौरागढ़ में 950 बेड के बनेंगे नए अस्पताल। देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज में 575 बेड के बनेगा नया अस्पताल। दून मेडिकल कॉलेज की क्षमता बन जाएगी 1230 बेड की। हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में 250 नए बेड बनाने की योजना। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में 50 बेड का बनेगा नया क्रिटिकल केयर यूनिट। हरिद्वार में 500 बेड का बनाया जाएगा अस्पताल। रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज का 250 बेड का अस्पताल। पिथौरागढ़ में बनेगा 200 बेड का अस्पताल। ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ एहसन पंत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एहसन पंत, उत्तराखंड सरकार लगातार अगर देखा जाए चिकित्सा सुविधाओं में सुधार के लिए लगातार प्रयास कर रही है और ऐसे में सरकारी अस्पतालों में 1825 बेड बढ़ाने की यहाँ पर बात सामने आई है। किस तरीके से इसको लिया जा सकता है? बिल्कुल दीपिका, देखिए उत्तराखंड में स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान करना राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता रही है और लगातार इन 22 सालों में सरकारों ने हमेशा से कोशिश, चाहे सरकार में किसी भी दल की सरकार रही हो, एक कोशिश की है कि उत्तराखंड में जो अस्पताल है वो रेफर सेंटर बनकर न रह जाए। इसके लिए समय समय पर अस्पतालों का उच्चीकरण, अच्छे से इक्विपमेंट की नियुक्ति करना, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि पर्वतीय राज्य होने के साथ साथ यहाँ पर कई प्रकार की दुश्वारियां होती हैं, जिसका नतीजा ये है कि टेली कम्युनिकेशन या टेली मेडिसिन जैसी व्यवस्थाएं यहाँ पर परवान नहीं चढ़ पाई। लिहाजा या तो आपको पर्वतीय क्षेत्र गढ़वाल मंडल की बात करें तो श्रीनगर का एम्स ऋषिकेश पर डिपेंडेंट होना पड़ा और कुमाऊं मंडल की बात करें तो सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी पर निर्भर होना पड़ा। इसको देखते हुए जो जिला चिकित्सालय है या फिर ये कहें कि जिस तरीके से मेडिकल कॉलेजों को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार की एक भारत सरकार के मिलने के साथ ही एक कोशिश रही है कि लोगों को रेफर सेंटर में जाने के बजाय प्राइवेट अस्पतालों के बजाय उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में मुकम्मल इंतजाम मिल सके, इलाज मिल सके। उसके लिए अब जो अस्पतालों का उच्चीकरण किया जा रहा है, जिसमें बेडों की तादाद बढ़ाई जा रही है, जिसमें तकरीबन 1825 बेड बढ़ाने का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया, जिसमें देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज यानी 875 बेड यहाँ पर बढ़ाए जाएंगे। इसके अलावा रुद्रपुर और पिथौरागढ़ में 950, इसके साथ ही दून मेडिकल कॉलेज में 575। इसके अलावा अगर जो क्षमताएं हैं, किस कॉलेज की कितनी क्षमता है, कहाँ पर कितने मरीज भर्ती हो सकते हैं, जनरल ओपीडी कैसे होगी या आईसीयू केयर सेंटर कैसे डेवलप किया जाएगा, इसी तरीके से इसको आगे बढ़ाया जाएगा। कुल मिलाकर के कोशिश ये है कि पर्वतीय क्षेत्र में जब 108 एम्बुलेंस सेवा चलाई जाती थी तो उस 108 एम्बुलेंस सेवा ने लोगों की लाइफ लाइन बनने का काम किया है। कई बार ऐसी भी खबरें आती हैं कि मातृशक्ति की गर्भ के दौरान यानी गर्भावस्था में ही दम तोड़ देती है, डंडी के सहारे उनको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना पड़ता है और इस प्रकार कई बार उनकी जान चली जाती है, क्योंकि जब तक वो अस्पताल पहुंचते हैं कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। ऐसे में सड़कों की व्यवस्था बेहतर करना, लोगों को गांव से लेकर के सीएचसी और पीएचसी सेंटर तक पहुंचाना, पीएचसी सेंटर या सीएचसी सेंटर में गायनो डॉक्टर का होना, इसके अलावा अल्ट्रासाउंड मशीन का होना। कई बार तकनीकी कमियों के कारण इस प्रकार की दुश्वारियां पैदा हो जाती हैं कि अच्छे उपकरण न होने की वजह से सही रिपोर्ट नहीं आ पाती। ऐसे में डॉक्टर उनको दूसरे बड़े अस्पतालों में, अगर गढ़वाल क्षेत्र में है तो श्रीनगर और श्रीनगर के बाद एम्स ऋषिकेश, या फिर अगर आप पर्वतीय क्षेत्र कुमाऊं की करेंगे तो हल्द्वानी में ट्रांसफर किया जाता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एहसन पंत तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।
जोशीमठ के ऊपरी इलाकों में इस वर्ष भी बर्फबारी न होने से सेब के काश्तकार परेशान हुए। बता दें कि जोशीमठ के ऊपरी ग्रामीण इलाकों में हर वर्ष कई टन सेब की पैदावार होती है और विगत कई वर्षों से निचले इलाकों में बहुत कम मात्रा में बर्फबारी हो रही है, जिसका असर सीधा सीधा सेब के बगीचों पर पड़ रहा है। वहीं स्थानीय किसानों का कहना है कि जिस वर्ष निचले इलाकों में अधिक बर्फबारी होती है उस वर्ष सेब की पैदावार भी जमकर होती है। किसानों का कहना है कि हम लोग बर्फबारी पर ही निर्भर रहते हैं। वहीं एक और किसानों का कहना है कि उन्होंने साल भर अपने सेब के बगीचों में जमकर मेहनत की, लेकिन उनकी मेहनत रंग नहीं ला पाई। बता दें कि आजकल किसान काफी मायूस दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं ग्राम सभा बड़गांव में। जिस ग्राम सभा बड़गांव की अगर हम बात करना चाहें तो ग्राम सभा बड़गांव काफी बड़ी घनी आबादी वाला गांव माना जाता है। और बड़ी बात तो यह है कि बड़गांव के जो स्थानीय ग्रामीण हैं वो अधिकांश यहाँ पर खेती किसानी पर निर्भर रहते हैं। आपको बता दें कि बड़गांव गांव के साथ जो लोग हैं वो 12 महीने यहाँ पर खेती किसानी तो करते ही हैं, लेकिन सेब की काश्तकारी भी यहाँ पर खूब जमकर होती है। और बता दें कि इस वर्ष बड़गांव की अगर यहाँ पर बात करना चाहे तो बड़गांव में इस वर्ष बहुत कम बर्फबारी देखने को मिली, जिस कारण जो यहाँ के स्थानीय किसान हैं उनमें काफी मायूसी साफ साफ देखी जा रही है। आइए यहाँ पर कुछ स्थानीय किसान हैं, उनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर मामला क्या है। पहले तो सर जन टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सर। बताइए कि जिस तरह से लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर जो काश्तकारी होती है वो बर्फ पर यहाँ पर निर्भर होती है, लेकिन कहीं ना कहीं बात की जाए तो इस वर्ष बहुत कम बर्फबारी देखने को मिली निचले इलाकों में। क्या असर पड़ा है सर इस वर्ष किसानों पे, सर जो सेब के काश्तकार है सर यहाँ पर? जैसे कि हम बताएं कि यहाँ तो बर्फ़ पे ही ऊपर रहता है, सेब जितना भी आता है बर्फ़ ही के ऊपर रहता है। पिछले 2-3 सालों से बर्फ़ यहाँ देखने को नहीं मिली है जोशीमठ के ऊपरी क्षेत्र या निचले क्षेत्र जो भी है, तो इसमें काफ़ी नुकसान हो गया है। किसान जो उस बर्फ़ के ऊपर टिके हैं तो वो उनको काफ़ी नुकसान हो गया है, पेड़ खराब हो गए, उन पर कीड़े लगे हैं। अब जब बर्फ़ आती है तो उससे सेब की फसलें काफ़ी अच्छी मात्रा में पाई जाती है। जी अगर बात करना चाहे, सीधा बात सवाल ये है कि बर्फबारी पर ही यहाँ के लोग जो निर्भर रहते हैं, क्योंकि सेब की जो काश्तकारी है वो यहाँ पर खासकर बर्फ पर ही लोग यहाँ पर निर्भर रहते हैं। और सर जो मामला बता रहे हैं कि 12 महीने यहाँ पर सब्जी की पैदावार होती है, कितना सच है सर इसमें? क्या कहेंगे सर? हाँ, इसमें तो सत्य बात है, क्योंकि अब हमारे जो अब शुरुआत होने लगे, पौधे लोगों ने रोपने स्टार्ट कर दिया है। सेब के किसानी में काफ़ी वो पेड़ लगाए थे, लगभग हमने भी 300 पेड़ लगाए हैं, तो बर्फ़ को देखने को मिली नहीं, तो काफ़ी उसमें वो होता है, लेबर लगा के पानी डालना पड़ता है, काफ़ी दिक्कत होती है। बर्फ़ आती है तो उससे नमी काफ़ी जड़ तक पहुंच जाती है, जिससे सेब की फसल बहुत अच्छी। सेब क्या जो भी हमारी सब्जी है, सेब है, जो भी है, हम जो किसान उस पर निर्भर रहते हैं। बर्फ़ पे बहुत हमारी फसलें जो है बर्फ़ के ऊपर बहुत टिकी रहती है। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो स्थानीय किसान है इस वर्ष काफी मायूस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस वर्ष निचले इलाकों में बर्फबारी न होने से पूरा स्थानीय जो लोग हैं यहाँ जो सेब के काश्तकारी करते हैं वो लोग कहीं ना कहीं उनमें काफी मायूसी साफ साफ देखी जा रही है। कैमरामैन साथी रूपेश चौहान के साथ नवीन सिंह, जोशी। खबर लगातार जारी है, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। ऊर्जावान धामी सरकार की शानदार ऊर्जा पॉलिसी कर रही है ऊर्जा प्रदेश के 100% विद्युतीकरण का स्वप्न साकार। उत्तराखंड की अनुष्का को गणित के फॉर्मूले लगाना पसंद है और वो भी एक दिन प्रोफेसर बनना चाहती है। उसकी उम्मीदों को उड़ान दे रही है प्रदेश की कामयाब ऊर्जा पॉलिसी और राह रोशन कर रही है धामी सरकार। आज हमारे पहाड़ों में जगह जगह रोशनी पहुंच रही है, जिससे हमें पढ़ने में बहुत सहायता हो रही है और हम इस शानदार पावर सप्लाई के लिए धामी सरकार को धन्यवाद देते हैं। उत्तराखंड के दूरस्थ और दुर्गम गांव में सूर्यास्त तो होता है, लेकिन अंधेरा नहीं होता है। कुमाऊं और गढ़वाल के मैदानी और पहाड़ी क्षेत्र अब अंधेरे में नहीं डूबते हैं। गांव-गांव तक बिजली पहुंचाने का धामी सरकार का संकल्प आज सिद्ध हो रहा है। ऊर्जा के क्षेत्र में योजनाओं ने अपना भरपूर असर दिखाया है, तभी तो उत्तराखंड जगमगाया है। पहले जिन गांवों में बिजली पहुंचाना एक चुनौती थी, वहां झिलमिलाते बल्ब बदलाव की गवाही दे रहे हैं। केरोसिन के लैंप बीते कल का इतिहास है। आज घर घर में भरपूर प्रकाश है, जिसकी रोशनी में बच्चे पढ़ते हैं। यह संभव हुआ है
धामी सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति से। जब राज्य गठन हो रहा था तो राज्य गठन से पहले जो राज्य की मूल अवधारणा थी कि राज्य कैसे आगे बढ़ेगा, इसकी आर्थिकी का क्या साधन होगा, तो उसके मूल में था कि ये ऊर्जा प्रदेश बनेगा और ऊर्जा प्रदेश के नाते ही यहाँ की आर्थिकी बढ़ेगी, यहाँ का विकास होगा, यहाँ का संवर्धन होगा और हमारी मुख्य आर्थिकी का आधार हमारी ये जल विद्युत की परियोजनाएं बनेंगी। आत्मनिर्भर सशक्त बन रहा है ऊर्जा प्रदेश, प्रकाश से विकास धामी सरकार का उद्देश्य। विषम भौगोलिक परिस्थितियों से घिरा उत्तराखंड अब होगा और भी सुरक्षित और स्वस्थ, क्योंकि उत्तराखंड के सुदूर इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए धामी सरकार ने शुरू किया ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल। सरकारी अस्पतालों में जो है इस बारी से जो है ये ड्रोन की सुविधाएं भी जो है लागू हुई है, जिसमें जो है अगर किसी को जैसे देहरादून से कुछ सैंपल वगैरह भेजने हैं या कुछ जांच वगैरह करवानी है तो उनको भी जो है ड्रोन के माध्यम से जो है बहुत जल्दी और सही समय पे जो है इलाज हो रहा है। जैसे जो ब्लड सैंपल्स आ रहे हैं या फिर जितनी भी इन्वेस्टिगेशन होनी है उसमें जो ट्रांजिट टाइम है सबसे पहले तो वो बचेगा, और जो अगर जो पेशेंट के लिए ये सुविधा रहेगी कि एक तो उसकी रिपोर्ट्स उसका जो सैंपल वगैरह है वो जल्दी पहुंच जाएगा, दवाइयाँ भी बहुत जल्दी पहुंच जाएंगी और जो उसका जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो कम हो जाएगा। उत्तराखंड के सुदूर इलाकों में दवाइयों को पहुंचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग को मिली पहली कामयाबी के बाद अब ड्रोन के माध्यम से राज्य के दूरस्थ जिलों में लोगों को कम समय में वैक्सीन और दवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। ये टेक्नोलॉजी जहां आपदा के समय बेहद अहम साबित होगी, तो वहीं प्रदेश की कठिन भौगोलिक चुनौतियों में दवाओं, टीकों को बेहद कम समय में जरूरतमंद तक पहुंचाकर लोगों की जान भी बचाई जा सकेगी। डिप्थीरिया, टेटनस और पेंटा की 400 डोज को ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग कर देहरादून से सीमांत जनपद उत्तरकाशी तक महज 40 मिनट में पहुंचाने के बाद अब राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग की उम्मीदों को मिली है नई उड़ान। कम समय में दवाएं पहुंचाकर बचाएंगे मरीजों की जान। प्रदेश के सुदूर इलाकों में ड्रोन से कोविड वैक्सीन पहुंचाने के साथ साथ धामी सरकार जल्द ही ड्रोन तकनीक की सुविधा दुर्घटना, आपदा या अन्य किसी गंभीर स्थिति में प्राथमिक उपचार की दवाएं और अन्य सामग्री समय पर पहुंचाने में करेगी, क्योंकि धामी सरकार का लक्ष्य है स्वस्थ उत्तराखंड, सुरक्षित उत्तराखंड। राज्य में सौर ऊर्जा की अपार संभावनाओं को देखते हुए धामी सरकार ने अब सौर ऊर्जा के सही उपयोग एवं इसे बढ़ावा देने का संकल्प लिया है। इस महाअभियान को गति देगी नई सौर ऊर्जा नीति। उन्नति की राह आसान करेगी परियोजना में मिलने वाली सब्सिडी और प्रदेश के युवाओं को मिलेगा रोजगार। उत्तराखंड की नई सौर ऊर्जा नीति से रोशन होगा हमारा राज्य। पहाड़ के जिन गांवों में होगा सबसे ज्यादा सूरज की रोशनी का बसेरा, वहां सरकार बिजली से पैदा करेगी एक नया सवेरा। उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा चुने गए 1000 गाँव में धामी सरकार सोलर प्रोजेक्ट लगाने पर विशेष रियायत देकर सौर ऊर्जा की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। पर्यावरण के पूरी तरह अनुकूल सौर ऊर्जा के माध्यम से हरित ऊर्जा प्रदेश बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ती धामी सरकार का कामयाब विजन है नई ऊर्जा नीति, जिसका लक्ष्य है 2027 तक 4000 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करते हुए पहाड़ के 1000 गाँव की तकदीर संवारना। 3 चरणों में बटी इस सौर ऊर्जा योजना के पहले चरण में उत्तराखंड प्रदेश के 25 वर्ष पूरे करने के अवसर पर 2025 तक 2000 मेगावाट और सरकार के 5 वर्ष पूरे होने यानी वर्ष 2027 तक 4000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। धामी सरकार सौर ऊर्जा नीति का दायरा बढ़ा रही है, जिसमें चयनित सोलर ग्राम में सोलर प्रोजेक्ट लगाने वालों को सरकार विशेष रियायत देगी। इसकी खरीद अनिवार्य रूप से ऊर्जा निगम करेगा और उन गाँव में होने वाले बिजली उत्पादन को ग्रिड तक ले जाने के लिए भी खास कार्य योजना बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर नई सौर ऊर्जा नीति को इस तरह तैयार किया गया है ताकि भविष्य की ऊर्जा जरूरत को भी पूरा करते हुए उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने की नींव मजबूत की जा सके। सौर ऊर्जा नीति से बदलेगी तस्वीर, ग्रामीण क्षेत्रों की संवरेगी तकदीर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चारों धामों में सर्वश्रेष्ठ धाम कहा जाता है भगवान बद्री विशाल जी के धाम को, जहां के कपाट मात्र 6 महीनों के लिए आम श्रद्धालुओं के लिए खोले जाते हैं। हालांकि आजकल भगवान बद्री विशाल के धाम के कपाट शीतकालीन हेतु बंद हैं और जल्द ही भगवान बद्री विशाल के धाम के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। वहीं भगवान बद्री विशाल जी के धाम में एक बार फिर से बर्फ की चादर बिछ गई। बता दें कि नारायण धाम में बर्फबारी होने से नारायण धाम पूरी तरह से बर्फ की चादर में लिपट चुका है। भगवान बद्री विशाल जी के धाम में बर्फबारी होने से निचले इलाकों में जमकर ठंड ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने पहाड़ पर बारिश और मैदान में ओलावृष्टि की चेतावनी दी। अगले 4 दिन के लिए पहाड़ी जिलों में बारिश और मैदान में ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी। विभाग ने अगले 4 दिन तक उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में बारिश और बर्फबारी की जताई संभावना, जबकि 27 और 28 फरवरी को गढ़वाल मंडल के पहाड़ी जिलों में और कुमाऊं के पिथौरागढ़ और बागेश्वर में हल्की बारिश बर्फबारी की जताई संभावना। 1-2 मार्च को पहाड़ी जिलों में कई जगह हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना है। पहाड़ी जिलों में बारिश और मैदान में ओलावृष्टि का येलो अलर्ट। 27 और 28 फरवरी को गढ़वाल मंडल के पहाड़ी जिलों में और कुमाऊं के पिथौरागढ़ और बागेश्वर में हल्की बारिश बर्फबारी की जताई संभावना। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ संवाददाता हिमांशु बरमोला फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, मौसम विभाग ने पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया है, क्या कुछ पूरी जानकारी, किस तरीके से इसको फायदेमंद और नुकसानदायक माना जा सकता है यहाँ पर? निश्चित रूप से आपको बताना चाहता हूं कि जो उत्तराखंड में मौसम विभाग है उसने यहाँ पर अलर्ट जारी किया और मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए जो पहाड़ी जिले हैं उसको लेकर बारिश और जो मैदानी इलाके हैं वहां पर ओलावृष्टि का येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। इस लिहाज से देखा जाए तो रविवार को भी पहाड़ी जिलों में जो हल्की बारिश हुई थी उससे तापमान में भी कमी दर्ज की गई थी। इसके अलावा जो हेमकुंड साहिब है और बद्रीनाथ है वहां पर भी जमकर बर्फबारी भी थी और मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है कि उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ जो ये पर्वतीय जिले हैं इनमें अगले 4 दिन तक कहीं कहीं हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है, जबकि 27 और 28 फरवरी को गढ़वाल मंडल के पहाड़ी जिले हैं और कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़ और बागेश्वर में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है, जबकि 1 और 2 मार्च को प्रदेश में जो पहाड़ी जिलों में कई जगह हल्की से मध्यम बारिश तथा मैदानी जिलों में कहीं कहीं बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है। जी हिमांशु, वही जानना चाहेंगे जिस तरीके से यहाँ पर 27 और 28 फरवरी को गढ़वाल मंडल के पहाड़ी जिलों में और कुमाऊं के पिथौरागढ़ में हल्की बारिश की यहाँ पर संभावना जताई गई है। मौसमी बीमारियों की बात करें तो वो किस तरीके से, स्वास्थ्य केंद्रों की, अस्पतालों की बात करें, किस तरीके के मरीज वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं? निश्चित रूप से इस वक्त उत्तराखंड में मौसम चेंज होने की वजह से वायरल फीवर आमतौर पर देखा जा रहा है और इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग पहले से भी अलर्ट रहा है और अब भी अलर्ट है। निश्चित रूप से स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि वो वायरल फीवर के लिए लोगों को खुद से बचाव भी करना पड़ेगा और लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है कि किस जिले में किस बीमारी का ज्यादा पनपना हो रहा है और किस तरीके से इसको ठीक भी किया जा सकता है। लगातार मौसम विभाग इन चीजों की ओर मॉनिटरिंग भी कर रहा है, खुद चाहे जिला अधिकारी हो इस चीज को भी लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को कलेक्ट्रेट सभागार टिहरी में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में अपील की कि त्योहारों में स्थानीय उत्पादों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। ये वोकल फॉर लोकल की दिशा में एक अच्छा प्रयास होगा। उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने से हमारे स्थानीय लोगों की आजीविका बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से सम्मानित बागेश्वर जनपद के लोक गायक पूरन सिंह राठौड़ का प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में उल्लेख किया। दिव्यांग होने के बावजूद भी उनके द्वारा उत्तराखंड की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं उसके लिए वे साधुवाद के पात्र हैं। और इन सभी खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।
विद्यार्थियों को कैरियर काउंसलिंग देगी उत्तराखंड सरकार। 150 शिक्षकों द्वारा 2000 बच्चों को मिलेगा फायदा। 13 जनपदों में बनाए जाएंगे 500 वर्चुअल क्लासरूम। 709 विद्यालयों में बनाए जा रहे हैं स्मार्ट क्लास। हर जिले में खुलेंगे बालिका आवासीय विद्यालय। शिक्षा के लिए नहीं होगा पहाड़ से पलायन। स्मार्ट क्लास, स्मार्ट क्लासरूम, स्मार्ट स्टूडेंट और स्मार्ट टीचर। आज हमारे उत्तराखंड राज्य में ये संभव हो रहा है सरकार की स्मार्ट सोच और शानदार एजुकेशन पॉलिसी की वजह से। दुर्गम गांव के स्कूल हो या मैदानी जिलों के विद्यालय, धामी सरकार में प्रदेश के नौनिहालों को बेहतरीन शिक्षा देने के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। राज्य सरकार के लिए छात्र छात्राओं का सर्वांगीण विकास सर्वोच्च प्राथमिकता है, जिसके लिए धामी सरकार प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में एक मॉडल राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में शानदार योजनाओं के साथ मजबूत इच्छा शक्ति से कार्य कर रही है। राज्य सरकार प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना के जरिए किसी भी प्रकार की आपदा, महामारी एवं दुर्घटना के कारण अनाथ हुए बच्चों की स्कूली शिक्षा का पूरा खर्च उठाएगी, जिसमें बच्चों को पुस्तकें, यूनिफॉर्म, बैग, जूते, लेखन सामग्री बिल्कुल मुफ्त दी जाएगी। वहीं बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित किए जाने के लिए हर जिले में बालिका आवासीय विद्यालय बेटी पढ़ाओ के संकल्प को पूरा करेगी। शैक्षिक गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों से आज उत्तराखंड शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव और आधुनिक सुधारीकरण की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। धामी सरकार का लक्ष्य है देश और विश्व की रैंकिंग में उत्तराखंड के कॉलेजों को टॉप रैंकिंग में शामिल करवाना। प्रदेश में पढ़ने वाले छात्रों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा का माहौल देकर राज्य सरकार आज पहाड़ों के लाखों छात्रों के भविष्य को सुरक्षित और उज्जवल बना रही है। उन्नति का एक ही आधार, शिक्षा में हो समग्र सुधार। विषम भौगोलिक परिस्थितियों से घिरा उत्तराखंड अब होगा और भी सुरक्षित और स्वस्थ, क्योंकि उत्तराखंड के सुदूर इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए धामी सरकार ने शुरू किया ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल। सरकारी अस्पतालों में जो है इस बारी से जो है ये ड्रोन की सुविधाएं भी जो है लागू हुई है, जिसमें जो है अगर किसी को जैसे देहरादून से कुछ सैंपल वगैरह भेजने हैं या कुछ जांच वगैरह करवानी है तो उनको भी जो है ड्रोन के माध्यम से जो है बहुत जल्दी और सही समय पे जो है इलाज हो रहा है। जैसे जो ब्लड सैंपल्स आ रहे हैं या फिर जितनी भी इन्वेस्टिगेशन होनी है उसमें जो ट्रांजिट टाइम है, सबसे पहले तो